हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। उन एग्जाम्पल्स से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहां पर होता क्या है, जब भी आपका एक मेटल जब भी आपका मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, दूसरी मेटल के सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो उन ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है कि मेटल ए किसके साथ रिएक्ट कर रही है? एक मेटल बी है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो आपने देखा इस मेटल ए ने ये जो मेटल बी है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल बी को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गई। इसका मतलब आपका मेटल ए मोर रिएक्टिव है किससे? आपके मेटल बी से। यही वजह है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अंदर हमने मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपके टॉप पर रखे गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मिडिल में रखे गए हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पर रखा गया है। तो उस सीरीज को हम यहाँ पर एक बार लिख कर देखते हैं। जैसा कि बताया था, केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, हाई कोर्ट हैं आप, एयू प्लेटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर ये टॉप है और ये आपका बॉटम। तो टॉप से लेकर बॉटम तक कंटिन्यू एक रेगुलर वे में मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर आपका पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और आपका प्लेटिनम एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन को एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी की फॉर्म में दिया गया है और कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में वहां पर पूछा है। तो आप देखना, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने फिल कर दिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। क्या फिल कर दिया? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कैसा है? आपका ब्लू कलर है। कैसा कलर है इसका? ब्लू। अब आपने क्या किया, इसके अंदर डिप किया आयरन नेल। किसको डिप किया? आयरन नेल को। यहां पर ये जो आयरन नेल है, जैसे ही आप इस कॉपर सल्फेट के अंदर इसको डिप करोगे वैसे ही इस कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो आपका ग्रीन होता जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीन। मींस यहां पर क्या फॉर्म होगा? यहां फॉर्म होगा आपका फेरस सल्फेट। क्या फॉर्म होगा? फेरस सल्फेट। क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आपका आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। मींस यहां पर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो देखो यहाँ पहले कॉपर था लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर एफ ही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल आयरन था और कॉपर क्या था? लेस रिएक्टिव मेटल। तो आयरन ने इस कॉपर को रिप्लेस किया और क्या बना? फेरस सल्फेट बना, प्लस ये कॉपर डिपोजिट हुआ। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है आपका वो है ये है कि ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे
फेड हो जाएगा और ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट फॉर्म होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका कॉपर जो रिप्लेस हुआ था इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। मींस आपका एक रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा। ये दो ऑब्जर्वेशंस इस रिएक्शन पर पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहां देखो सेकंड एग्जांपल में, ये जो एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है और कॉपर कहाँ आ रहा है? नीचे। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम इस कॉपर को रिप्लेस करेगा, मींस ये एल्यूमिनियम इस कॉपर की जगह आएगा और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर डिपॉजिट होगा। ऐसे ही जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो ये जिंक क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं, कॉपर की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं। तो आप देखो कॉपर ऊपर आ रहा है और सिल्वर नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये कॉपर आपका मोर रिएक्टिव है और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर लेस रिएक्टिव है। तो ये कॉपर क्या करेगा? इस सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा देगा और उसकी जगह खुद लेगा। इस तरीके से हमें क्या मिलता है? कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर आपका डिपॉजिट होता है। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखो हमने कॉपर की रिएक्शन किससे कराई है? सिल्वर नाइट्रेट से। लेकिन यहां पर ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, यहां पर हमने क्या किया है? कॉपर की रिएक्शन कराई है एल्यूमिनियम नाइट्रेट से। लेकिन एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम जो होता है आपका, ये एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है और आपका कॉपर लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर कभी भी एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसलिए इस केस में नो रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हम अगर कॉपर की रिएक्शन फेरस सल्फेट से कराते हैं, कॉपर की रिएक्शन किससे कराते हैं? फेरस सल्फेट से। यहाँ पर आपका कॉपर लेस रिएक्टिव है और ये जो फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में फेरस है वो आयरन है, ये आपका आयरन लेस रिएक्टिव है। मींस ये आपका कॉपर मोर रिएक्टिव और आयरन लेस रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट नो रिएक्शन, यहां भी रिएक्शन नहीं होगी। इस तरीके से वो आपसे अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन करके इन इक्वेशंस को और भी तरीके से पूछ सकता है। फिलहाल ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर, ये आपको याद करना है और बहुत ही अच्छे से समझना है। अब हम आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं और क्या फॉर्म होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती थी तो मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म होते थे। इन सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से जब आपका कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है या रिएक्ट करती है, या फिर ये बोल सकते हैं हम कि जब हम किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो फॉर्म करती है ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। जैसे हमने क्या किया, जब हम कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें जो ऑक्साइड मिलेगा उसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हमें ऑब्टेन्ड होगी हीट। ऐसे ही ये जो इक्वेशन है सल्फर की, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो सल्फर होता है इसका कलर येलो होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, जब हम सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं या फिर जलाते हैं तो हमें सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म होता है।
क्या फॉर्म होता है? सल्फर का ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, अगर इसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमें सफोकेशन कॉज होगा। क्या कॉज होगा? सफोकेशन। मींस हिंदी में हम बोलेंगे, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें एकदम दम सा घुटता है हमारा, हमें सांस नहीं आएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं एकदम हमें बर्निंग सेंस होगा, मींस सीने के अंदर जलन जैसी होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या कॉज करती है, तो आप लिखोगे ये सफोकेशन। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाएगा ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है। तो इनका नेचर अगर पहचानना है तो आप नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की रिएक्शन वाटर से करा देना। अगर आपने नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की रिएक्शन वाटर से कराई और आपको अगर एसिड ऑब्टेन्ड हुआ तो आप बोलोगे ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। यही वजह है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये टेस्ट होता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। तो हम बोलेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसा कि कुछ पॉइंट्स इन नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के हम देखते हैं, अगर हम SO2 गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वेट लिटमस पेपर से पास करते हैं, वेट लिटमस पेपर मींस गीला लिटमस पेपर से अगर हम SO2 को पास करेंगे तो वेट लिटमस पेपर में जो आपका वाटर होगा उसके साथ ये SO2 रिएक्ट करके बनाएगी सल्फ्यूरस एसिड। जब वहां पर एसिड फॉर्म होगा तो ये जो वेट लिटमस पेपर है इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस SO2 गैस को ड्राई लिटमस पेपर से पास करते हैं, कैसे? ड्राई लिटमस पेपर से, तो ड्राई लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर के अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। जब वाटर प्रेजेंट नहीं होगा इसका मीन्स एसिड भी फॉर्म नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स के अंदर। तो आगे अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए बच्चों आगे अब हम डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। मींस मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। मींस जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट या लॉस करती है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। मींस ये क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा आपका कैटायन। ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इस पर चार्ज आता है नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मींस ये फॉर्म होगा आपका एनायन। तो एक तो कैटायन फॉर्म हुआ और एक फॉर्म हुआ एनायन। जब ये दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन फॉर्म होते हैं तो इनके बीच लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम बोलते हैं, इनके बीच लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करती है? ऐसा इसलिए होता है मेटल चाहती है कि हमारा
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए और हम स्टेबल हो जाएं। ऐसे ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से गेन करती हैं, वो भी चाहती हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो जाए और हम स्टेबल हो जाएं। यही वजह है ये दोनों क्या करते हैं, एक मेटल, ये दोनों क्या करते हैं, मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मींस होता क्या है, जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो मेटल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मींस जो बाहर वाली ऑर्बिट होती है उससे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है नॉन मेटल की वैलेंस सेल के अंदर, जिससे क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज ऑक्टेट और डुप्लेट फुलफिल हो जाती हैं और ये दोनों स्टेबल हो जाती हैं। जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि मेटल अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दैट इज वैलेंस सेल से कम इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफर करती हैं किधर, नॉन मेटल्स की तरफ, जिससे क्या होता है, इन दोनों की ऑक्टेट फुलफिल हो जाती है और ये स्टेबल हो जाती है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। आगे अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कुछ कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड के अंदर आप देखिए, हम जानते हैं सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 2,8,1। तो इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, दैट इज इसके अंदर प्रेजेंट होती है 17 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2,8,7। अब यहाँ पर करना क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि सोडियम के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, सोडियम पर एक डॉट बना देंगे। क्या कर देंगे, सोडियम पर एक डॉट बना देंगे। ऐसे ही क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्लोरीन के ऊपर 7 डॉट्स बना देते हैं। कितनी डॉट्स, 7। अब यहाँ पर करना क्या है, सोडियम चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दूं, तब क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसे ही क्लोरीन चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम से मिलता है तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। जब ये दोनों स्टेबल हो गए इसका मीन कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो यहां से क्या देखा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। जब क्लोरीन को ट्रांसफर किया तो सोडियम पर चार्ज आया Na+ और क्लोरीन पर चार्ज आया Cl-। अब ये दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन फॉर्म हुए, इनके बीच लगेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लगेगा। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इस मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आपको फॉर्म करना है तो कुछ बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एक एटम है और क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे कुछ इस तरीके से और क्लोरीन के 2 एटम में एक एटम इधर लिखेंगे और एक एटम इधर। ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि हमें अच्छा दिखाई दे डायग्राम। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, हम जानते हैं ये जो मैग्नीशियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मींस इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। मींस इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डॉट्स बना देंगे।
1 डॉट रिप्रेजेंट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्लोरीन में हमने देखा था, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 7 डॉट्स बना दिए। क्या किया, 7 डॉट्स बना देंगे। कितनी डॉट्स बनाओगे, 7 डॉट्स बनाओगे आप। ऐसे ही इस क्लोरीन के पास भी क्या करोगे, 7 डॉट्स बना दोगे। 1 डॉट रिप्रेजेंट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला क्लोरीन चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और मैं स्टेबल हो जाऊं। ऐसे ये भी चाहेगा मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के एटम को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के एटम को देगा। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है इस पर चार्ज आएगा +2, क्योंकि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को दिया है। मीन्स यहाँ पर दो आपके क्या होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, 2Cl-1। तो यहाँ पर देखा आपने, एक Mg+2 आयन बना और दूसरा क्या बना, क्लोराइड आयन बना, Cl-1। तो हमने देखा Mg+2 और Cl-1, तो यहाँ भी क्या है आपके अपोजिटली चार्ज्ड आयन है। मीन्स इनके बीच क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम MgCl। तो आपने सोडियम क्लोराइड को बनाया, आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाया। इसमें हमने कुछ और भी चीजें देखी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जैसा कि यहाँ दिखाया है, इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को या इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया है और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म किया है, ऐसे ही हम सोडियम ऑक्साइड बना सकते हैं, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसमें मेटल और नॉन मेटल ही लेंगे, कभी भी मेटल मेटल के बीच बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। आयनिक कभी भी नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के ही बीच फॉर्म होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड का, ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। मीन्स मैंने आपको बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं, कौन कौन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ दिख रहा है, मीन्स ये क्या है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या देखना है हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये आप कैल्शियम क्लोराइड भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी उसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहली चीज हमने देखी थी कि जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। उसी चीज को यहाँ पर हम उसी चीज को यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आयनिक कंपाउंड्स बोल दो या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोल दो, उनकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ये आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन इनके सॉलिड होने की कोई ना कोई तो वजह होगी।
आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड इस वजह से होती है क्योंकि जब ये फॉर्म होती हैं तो इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यही वजह है कि ये सॉलिड होती है। या फिर ये नेचर में ब्रिटल होती है, मींस अगर हम आयनिक कंपाउंड्स पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, सारे लोगों ने नमक देखा होगा। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नमक होता है या सॉल्ट होता है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और देखने में कैसा लग रहा है, सॉलिड। लेकिन है क्या, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि इसके अंदर जो आयंस है उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। या फिर हम ये बोल दें कि आपका जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड इस वजह से होती है क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई है तो इसके भी पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। इसका रीजन ये है, ये जो कंपाउंड्स होती हैं ये जब फॉर्म होती हैं तो इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखेंगे हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, केरोसिन या एल्कोहल, इस तरीके के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती हैं उनके अंदर इनसॉल्युबल होती है। यहाँ पर एक लाइन है डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, जो जैसा कंपाउंड है वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। जैसा कि अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है डेट इज आयनिक कंपाउंड है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वाटर में डिजॉल्व होगा। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता तब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता। आगे देखते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्या आपके आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? हाँ, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई है। अगर आपके आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में, किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, या फिर आपके ये एक्वस फॉर्म में, मींस इनके अंदर वाटर, इन दो कंडीशन में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे इस कंडीशन में? क्योंकि इनके पास इस टाइम होंगे फ्री आयंस। क्या होंगे? फ्री आयंस। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन और एक्वस स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसा कि एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, अगर आपको ड्राई NaCl दिया जाता है और एक दिया जाता है आपको एक्वस NaCl, और क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और क्यों करेगा, तो अगर ड्राई NaCl मींस अगर सूखा हुआ नमक है उसको हम वायर पर रब करते हैं तो उससे हमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि इस ड्राई NaCl के अंदर फ्री आयंस नहीं होंगे। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन एक्वस NaCl को अगर हमने किसी भी वायर के ऊपर रब किया जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें करंट लगेगा, क्योंकि NaCl जब एक्वस फॉर्म में है तो इसके पास फ्री आयंस होंगे और जब फ्री आयंस होंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो हमें करंट फील होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। आप बहुत अच्छे से इसको रीड करना और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बार बार इसको पढ़कर देखना, समझ आएगा।